में आप लोगों को जागरूक कर रही हैं कि वोट मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। इस स्लोगन का मतलब क्या है? जी वोट मजबूरी नहीं ज़िम्मेदारी है। इसका अर्थ है कि वोट बिल्कुल मजबूरी नहीं है कि हमारे बाप दादा हमें ये कहकर गए थे कि हमें इस पार्टी को वोट करना है तो हमें उसी पार्टी को वोट करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस समय वो कहकर गए थे उस समय उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का भी समय आएगा जब पार्टी की टिकटें करोड़ों रुपयों में बिकेंगी। और जब टिकट पार्टी किसी को दे रही है करोड़ों रुपए में, तो कोई मायने नहीं रखता कि वो इंसान चोर है, गुंडा है, बदमाश है, अनपढ़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया भी है या नहीं। वोट बिल्कुल मजबूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं कि इसको वोट करना है तो उसी को वोट करना ज़रूरी है। वोट हम सब के कंधों पर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उस क्षेत्र की जहां हम रह रहे हैं, जिम्मेदारी उन सारी चीज़ों की जो हम आए दिन, उन सारी प्रॉब्लम्स की जो हम आए दिन फेस करते हैं, जिम्मेदारी हमारे कंधों पर हमारे बच्चों के भविष्य की। हमें वोट हमारी पहचान है। किसी को देने से पहले यूं ही तो नहीं दे देंगे ना अपनी पहचान। तो सोचिए और इस जिम्मेदारी को समझिए, मैं यही कहूँगी। देखिए, निगम चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो लोगों के बीच आप क्या क्या मुद्दे लेके जा रही हैं, क्या क्या उनको आप बता रही हैं कि जो पहले जो पार्षद यहाँ पे रह चुके हैं, जो वर्तमान में हैं, उन्होंने विकास के नाम पे लोगों को ठगा है, कुछ काम नहीं किया उनका, क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपने देखा है कि ये निगम चुनाव शुरू हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, आ भी रहे होंगे और आने वाले भी होंगे, जो आपके पैरों को हाथ लगाएंगे, सीधा आपके पैर पकड़ेंगे और कहेंगे हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। इस बहकावे में नहीं आना है। सबसे पहले तो 5 साल के बाद जो हमें मौका मिला है, इस मौके को अब गंवाना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपके पास आए, बस उनसे कुछ सवाल करने हैं। उनसे सवाल करना है कि अभी तक आप कहाँ थे, आज तक आपने नजफगढ़ की किन किन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई है। आवाज़ इसलिए नहीं उठाई उन लोगों ने क्योंकि उन्हें कोई समस्या दिखाई नहीं दी। और मैंने जो भी आवाज़ें उठाई हैं, जो भी समस्याएं लोगों को दिखाई हैं, नेताओं तक पहुंचाई हैं, उन समस्याओं को आप सबने देखा है मेरे पेज के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन उनसे ये करना है कि ये नगर निगम के चुनाव लड़ने का उनका जीवन का मकसद क्या है, विजन क्या है, किस पर्पस से वो ये लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में एक काउंसलर की ना तो इतनी कमाई है जितने लाखों करोड़ों रुपए ये लोग लगा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये करना क्या चाहते हैं। और जो इतने करोड़ रुपए नगर निगम में इस चुनाव में लगाने वाले हैं, वो जीतने के बाद आपके काम करेंगे या अपने पैसे पूरे करेंगे पहले। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। लास्ट में यही कहूँगी कि एक सब लोग ये कह देते हैं कि अरे अब इस पार्टी की लहर है तो इसको दे दो, उस पार्टी की लहर। कौन बनाता है ये लहर? कौन बनाता है ये लहर? हम ही तो हैं। बस यही सोचना है कि जब आप घर से निकलोगे अपनी वोट डालने के लिए, तो आपकी वो एक वोट ही बनाएगी लहर। आप ही लोग हैं जो लहर बना सकते हैं, लहर बिगाड़ सकते हैं। देखिए ऋतु जी, निगम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की निगम चुनाव की, अभी आपने जैसे मुझे अभी पीछे बताया कि वो ऐसे लोग भी दिखाई देने लगे जो कभी दिखे ही नहीं। ऐसा ही नजफगढ़ वार्ड में हो रहा है कि जो लोग समाज के बीच गए नहीं, समाज के लोगों के बीच गए नहीं, वो आज अपने आप को समाज सेवक बता के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, ये तो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग देखते हैं। और जिस इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, होर्डिंग लगाने पड़ रहे हैं, ऐसे इंसान का आप लोग करोगे क्या? जिसे पहचान बनाने के लिए ही, मतलब पैसे से ही पहचान बनती है? नहीं। मुझे आप सब लोग जानते हो, मैंने आज तक कोई पोस्टर, होर्डिंग, बैनर नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप मुझे जानते हो। ये मेरी मेहनत है
जो मैंने इतने सालों में की है। और मुझे लगता है कि इसी तरह की मेहनत करनी चाहिए लोगों को, अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो, है ना। और इस तरह से पैसा बर्बाद करके, अभी आपने सही कहा है, नए नए समाज सेवी आ रहे हैं, तो आप लोगों को खुद भी किसी के भी नीचे लिखा है कर्मठ समाज सेवी या फलां फलां, तो वो तो कुछ भी लिखेंगे, उनके पैसे हैं, उनका पोस्टर है, लेकिन आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। आपको समझना होगा कि इंसान अभी तक कहाँ था। ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी ज़रूरी है। अच्छा, निगम चुनाव को लेके नजफगढ़ के वार्ड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निगम चुनाव को लेकर मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे ही नगर निगम के चुनाव आते हैं, हम सबके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे आसपास साफ़ सफाई का माहौल रहे, है ना। और ये जो आज तक जो नेता भी बनते आए हैं, जो पिछले 5 साल में भी आपने देखा है, हालांकि उन्होंने बड़ा बेवकूफ़ बनाया है, और जो अभी नए नए आ रहे हैं वो भी बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बस एक सफाई का ही काम है नगर निगम के पास। काम बहुत हैं नगर निगम के पास, करने वाला होना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी समस्याएं, नाली और कूड़े में उलझा कर रखा है ना हमारे नजफगढ़ को, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो कुछ इसके अलावा ना सोचने लगें, है ना। आपने देखा है नगर निगम की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दिखाई भी है। नगर निगम का वार्ड नंबर 43 का स्कूल हमने आपको दिखाया था। उस स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है, किसी भी समय गिर सकती है। और मतलब वहाँ पर बच्चे आज भी डेस्क पर नहीं बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं। उनके पास खिलौने नहीं हैं, उनके पास झूले नहीं हैं, पानी इतना गंदा आता है, टॉयलेट की बुरी हालत है। अब सोचने का विषय ये है, ये नगर निगम का काम है। कह तो देते हैं हम तो शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, केवल शिक्षा बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो शिक्षा लेने जहाँ जा रहे हैं और शिक्षा देने जहाँ वो टीचर्स जा रहे हैं ना, उस जगह को सुरक्षित बनाना भी निगम का काम है। और भले ही लोग ये सोचें कि गरीब परिवार के बच्चे वहाँ प्राइमरी स्कूल में, नगर निगम के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम पढ़ाने भी जाते हैं वहाँ। हम जैसे बहुत सारे टीचर्स, मैं भी टीचर ही रही हूँ, और तो मैं जानती हूँ कि बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ नौकरी मिली है। अब अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो निगम पार्षद जाके ये कह देता है कि तुम लोगों का ट्रांसफ़र कर दूंगा। उस बिल्डिंग को सुरक्षित बनाने के बारे में किसी ने बात नहीं करी। लोग आएंगे, तरह तरह के बकवास करेंगे आप लोगों के आगे, लेकिन अब उस बकवास को नहीं सुनना है। आपको मुद्दों के आधार पर इन चीज़ों को समझना है कि नगर निगम के स्कूल केवल गरीब बच्चों के लिए नहीं, वो मिडिल क्लास के लिए भी उतने ही खतरनाक है वो जर्जर बिल्डिंग, उन सबको देखना है। टॉयलेट्स की हालत किसी से नहीं छिपी है। आप लोगों की नालियाँ और आप लोगों के कूड़े, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, मैनेज करने वाला होना चाहिए। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका मिलता है तो मैं लोगों को दिखा दूंगी कि मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअल में। इनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। और टॉयलेट की बात अगर हम करें तो आपने देखा था ढासा स्टैंड वाला टॉयलेट, उसकी क्या बुरी हालत थी। मतलब आप सोच सकते हो कि उस टॉयलेट में ट्यूब लगी हुई है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग नहीं है, उस टॉयलेट में पानी नहीं है, उस टॉयलेट में 6 महीने से महिला टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, पर किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं है। ये जो नए नए प्रत्याशी आप अलग अलग पार्टीज़ के देख रहे हो, क्या ये कभी नहीं गुजरे उसके सामने से? क्योंकि इन्हें मतलब ही नहीं है। ये इनको नजफगढ़ की समस्या से मतलब नहीं है, इनको केवल अपने वोट बैंक बढ़ाने से मतलब है। दिल्ली गेट के अंदर से हज़ारों लाखों बार ये लोग गुजरे होंगे, लेकिन वहाँ से गुजरते हुए उन्हें क्या दिखाई देता है? अपनी वोट दिखाई देती है। अरे वो मेरी वोट है, अरे वो मेरी वोट है। बता भाई, मतलब कोई अगर अपनी प्रॉब्लम बता देता है तो वो एक आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर भी दे, लेकिन वो दिल्ली गेट दिखाई नहीं दिया कभी भी। वो दिल्ली गेट जो एकमात्र ऐतिहासिक इमारत है हमारे नजफगढ़ी, वो किसी को दिखाई नहीं दी। नगर निगम के अंडर आती है वो भी। और जिसको देखने के लिए पहले होता था ना बाल्यान जी के, हम लोग स्कूल से जाते थे कि चलो तुम्हें एक चीज़ दिखा कर लाते हैं आज पिकनिक पर। छोटे छोटे स्कूल हैं आसपास, उस दिल्ली गेट को देखने के लिए टिकट लगनी चाहिए, बाहर से लोग उसको देखने आए। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ। मैं फील करती हूँ बीइंग अ टीचर, जो क्योंकि मैं हर चीज़ को ना बहुत बारीकी से देखती हूँ, तो मैंने यही देखा कि उस दिल्ली गेट की हालत क्या है। कहाँ तुम
वो जो नगर निगम का टॉयलेट है ढासा स्टैंड के सामने, वो 15 लाख रुपए में बनवाया है, जिसके रिटर्न मेरे पास हैं सबूत, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। 15 लाख रुपए का टॉयलेट, 15 लाख रुपए में तो एक मिडिल क्लास फैमिली अपना घर बना लेती है पूरा, और वो भी सब सुख सुविधाओं के साथ। वहीं अगर तुमने सारे पैसे टॉयलेट में खा लिए हैं, हाँ, तुम कह रहे हो हमारे पास बजट नहीं है, थोड़ा कहीं और भी इन्वेस्ट किया जा सकता था। दिल्ली गेट के अंदर आप जाकर देखोगे, ऊपर बोतलें पड़ी हुई हैं, नशा करते हैं वहाँ पर, पुराने कागजात, क्योंकि पहले एमसीडी का ऑफिस था, कूड़ा पड़ा हुआ है, दिल्ली गेट के नीचे टॉयलेट किया हुआ है। मतलब इतनी बुरी हालत इस नजफगढ़ की हो जाने वाली है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हम पार्टी के माया जाल में फंस जाते हैं कि बस हम तो उस पार्टी के भक्त हैं। अब वो पार्टी चाहे किसी चोर को टिकट दे दे, गुंडे को टिकट दे दे, किसी सट्टा खिलाने वाले को टिकट दे दे, किसी को भी टिकट दे दे, लेकिन क्योंकि हमने पार्टी की कसम खाई है तो हम उसी पार्टी को वोट देंगे। जब तक नजफगढ़ आप ये चीज़ों को नहीं समझोगे कि कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार को देखना ज़रूरी है। जिस दिन आपने उम्मीदवार को देख लिया, उस दिन इस नजफगढ़ की हालत ये नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे फिर से वही हो गया, ये सब लोग ऐसे ही आएंगे और हमें झूठे दिलासा दे के कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? जब मुझ जैसी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की लड़ सकती है इस नजफगढ़ के लिए, बस मेरा साथ ही तो देना है और हम सब मिलकर लड़ लेंगे। हम वो सब कुछ करके दिखा देंगे इन नेताओं को जो शायद इन लोगों ने सोचा भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे ही वोट दे दो, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन जिसको भी वोट दो ना, सोच समझ के देना। और मुझे लगता है चुनाव से 2-4 दिन पहले एक लिस्ट भी बनाना सभी उम्मीदवारों की, और देखना कि इसने क्या किया है, इसके जीवन का लक्ष्य क्या है, अरे इतने उसका बैकग्राउंड क्या है। इतने करोड़ रुपए, इतनी सैलरी नहीं है निगम पार्षद की। और कुछ लोग कहते हैं हम सेवा करने आ रहे हैं। सेवा करने के लिए निगम पार्षद बनने की ज़रूरत नहीं होती, काम करने के लिए निगम पार्षद की ज़रूरत होती है। मैं काम करना चाहती हूँ, बहुत सारी समस्याएं मैंने आप लोगों को बता दी है, उन सारी समस्याओं पे काम करना चाहती हूँ। और ठीक है रितु जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने राजनीति में आने के लिए क्यों सोचा, कि राजनीति ही क्यों करी जाए, राजनीति के अखाड़े में ही क्यों कूदा जाए? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। एक्चुअल में मेरा चुनाव लड़ने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि अगर नगर निगम मेरा मोटिव होता, नगर निगम का चुनाव, तो पूरे नजफगढ़ में मैं कभी भी काम नहीं करती। और नजफगढ़ ही क्यों, मटियाला से और कहीं से भी, द्वारका, नांगलोई, कहीं से भी हमारे पास समस्या आती थी लोगों की, तो हमने हर पॉसिबल वे में उसको कंप्लेंट के माध्यम से ही कर सकती थी मैं, क्योंकि ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ और ना ही मेरे पास कोई करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, ना ही मैं किसी पद पर हूँ। तो हम सिर्फ और सिर्फ शिकायत के माध्यम से वो काम कर सकते थे। तो हम शिकायत करते थे और 90% से ज़्यादा हमारे काम भी हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ यहाँ के नेताओं को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी कर्मचारी और जो भी अधिकारी थे हमारा, जो काम करते थे शिकायतों पर, उन सबको ये कह दिया कि ऋतु दहिया कुंडू की शिकायत पर काम नहीं होना चाहिए। उन पर दबाव देने लगे, बिल्कुल दबाव देने लगे, और इतना उन्होंने प्रेशराइज उनको कर दिया, क्योंकि हमारी जो कंप्लेंट है वो लिखित में जाती थी, सब उनके पास हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड होता था। तो वो लोग उस शिकायत को करते हैं तो मर गए, काम करते हैं और नहीं करते हैं तो ये नेताओं मतलब वैसे मर गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, बहुत सारे अधिकारियों के, बहुत सारे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। और फिर वही अधिकारी, उन्हीं अधिकारियों ने मुझे कहा कि ऋतु मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आपके जैसे, मतलब हम IAS बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ऐसे मतलब अनपढ़ लोगों के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं और इनकी हम लोगों को सुननी पड़ रही है। आप बहुत बेहतर विकल्प हो गए नजफगढ़ के लिए, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए राजनीति में आने का। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं राजनीति में आऊँगी। और बाल्यान जी, राजनीति में अगर हम जैसे लोग हिस्सा नहीं लेंगे ना, तो राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का सबसे बड़ा दंड यही होता है कि अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। तो अब इन अयोग्य व्यक्तियों को अपने ऊपर शासन हमें और नहीं करने देना है। आप खुद सोचिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे हमारे जैसे और भी लोग इतने पढ़े लिखे हैं, कहाँ कहाँ जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, और जब उन्हें अपना कोई छोटा सा MCD से रिलेटेड काम होता है तो उन्हें साइन करवाने किसके पास जाना पड़ता है? ऐसे निगम पार्षद के पास, जिसे अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती। ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारे बच्चों के लिए हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे कि बेटा
ये नेता ऐसे ही बन जाते हैं, इनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए हैं, और मुझे लगता है पढ़े लिखे से भी ज़्यादा वो नेता चाहिए हैं जिन्हें काम करना आता हो, जिन्हें पता हो कि काम कैसे किया जाता है। अभी आप किसी से भी कुछ भी पूछ कर देख लो, इन्हें यही नहीं पता कौन सा काम किस डिपार्टमेंट का है। ऐसे लोगों को अगर सीट पर बैठाओगे तो 3 साल खाने में लगाएंगे और बाकी के 2 साल समझने में लगाएंगे कि निगम का काम क्या होता है, और फिर ऐसे ही गंदे माहौल में हमें रहना पड़ेगा। थैंक यू।